आज हम लोग हिस्ट्री का लेसन 5 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे वेद। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं वेद का संख्या कितना होता है, 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो उत्तर वैदिक काल जब आया था उस समय 3 वेद का रचना हुआ। कौन कौन सा? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जहाँ पे उत्तर लग जाएगा समझ लीजिएगा वह काल खत्म होने वाला है। जैसे कि वैदिक काल होता है, लेकिन वैदिक काल उसको कहा गया जिस समय वेद का रचना हुआ। लेकिन जब इसमें हम लोग उत्तर लगा देंगे मतलब अब वैदिक काल क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में ही सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का निर्माण हुआ था, इसको रचा गया था। ठीक है। और इसी समय ब्राह्मण ने समाज को 4 भाग में बांटा था, ये बात याद रखिएगा। ब्राह्मण अर्थात पुरोहित ने समाज को 4 भाग में बांट दिया। पहले भाग में जो आता था वो खुद ब्राह्मण आता था, दूसरे भाग में क्षत्रिय आता था, तीसरे भाग में वैश्य आता था जिसको आप लोग विश्व से भी जानते हैं, और चौथे भाग में शूद्र आता था। ठीक। उत्तर वैदिक काल में ही जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने समाज को 4 भाग में बांटा सुविधा के लिए। पहला हो जाएगा ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण क्या करता था? तो पूजा पाठ करवाता था और यज्ञ करवाता था, ब्राह्मण का काम था। दूसरा क्षत्रिय। तो क्षत्रिय युद्ध करता था और ये एक प्रकार से शासक होते थे। तीसरा वैश्य या फिर विश्व, ये क्या करता था? तो किसान इसमें आते थे, मतलब कृषि करते थे और व्यापार करते थे। और जो शूद्र होता था ये सबका क्या करता था? तो सेवा करता था। बात समझे? और इसमें एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि क्षत्रिय और वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था, इसको याद रखिएगा। क्षत्रिय और वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था, किंतु शूद्र और महिलाओं को और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो वेद को नहीं पढ़ सकती थी। ये बात ख्याल रखिएगा। शूद्र मतलब समाज का 4 भाग में बांटा गया था। शूद्र मतलब होता है जो सबसे निचले पायदान पे था ना, छोटे लोग, निम्न जाति के लोग। जाति तो उस समय नहीं था लेकिन निम्न कैटेगरी के लोग, जो कि इन तीनों का सेवा करने के लिए उसको रखा गया था। ठीक है। और वर्ण का जो निर्धारण होता था वो जन्म के आधार पे होता था, ये बात याद रहे। यदि ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लेगा तो उसका वर्ण भी ब्राह्मण ही कहलाता था। कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया बच्चा तो उसका वर्ण भी क्षत्रिय कहलाता था, और शूद्र में लिया तो वो भी शूद्र कहलाएगा। ठीक है। ये सब जब आप कल ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिएगा तब आपको उसमें पता चलेगा। तो यहाँ तक में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समाज देखिए कितने वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, योद्धा, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार समझ रहे हैं ना, मछुआरा, खाद्य संग्राहक इत्यादि। इसमें भी सबका कैटेगरी अलग अलग था। जैसे ब्राह्मण और योद्धा काफी वैभवशाली होता था, कृषक और व्यापारी जो है काफी धनवान होता था, और ये सारा जितना है और अतिरिक्त जाति वो निर्धन होता था, मतलब गरीब होता था। ठीक है। और यहाँ पे एक खास बात को याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस वर्ण व्यवस्था को नहीं माना गया था, ये बात को ख्याल रखिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्राह्मण द्वारा जो वर्ण क्षेत्र को स्थापित किया गया था उसको माना नहीं गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र समझ रहे हैं ना, भारत का उत्तर और पूर्व के बीच में जो राज्य आता है वो वाला क्षेत्र। ठीक है। कैसे बोलना है इसको अब आप लोग ध्यान से समझिए। जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा? तो पूछेगा आधार क्या होता था? तो जन्म होता था। क्या महिला और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार था? तो नहीं था। वर्ण कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वैश्य को कहीं कहीं पे विश्व भी कहा जाता था, ये बात याद रहे यार। और फिर पूछेगा आपसे ब्राह्मण योद्धा क्या होते थे? तो वैभवशाली होता था। वैभवशाली समझते थे ना, एकदम लग्जरियस लाइफ ये लोग जीता था। कृषक व्यापारी धनवान होता था, पैसा वाला होता था, और बाकी सब क्या होता था? गरीब होता था, निर्धन होता था। इतना ख्याल रखिएगा आप। आया समझ में? लिखेंगे कैसे इसको हम लोग? तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद का गठन किया गया, तथा इसी समय ब्राह्मणों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण कौन होता था? मतलब कार्य क्या होता था इसका? तो ब्राह्मण का कार्य पूजा करवाना और यज्ञ करवाना होता था, और मंत्रों का निर्माण करना होता था, जो आजकल का पंडित जी सब भी करता है। दूसरा क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय राजा होते थे जो अपने क्षेत्र का रक्षा करते थे और युद्ध लड़ते थे। ठीक है। और वैश्य यानी कि विश्व, तो ये व्यापार करते थे और कृषि करते थे।
शूद्र, तो शूद्र जो है वो अन्य 3 वर्णों का क्या करते थे, सेवा करते थे। और एक विशेष बात याद रखिएगा कि क्षत्रिय और वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था, किंतु शूद्र और महिला को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना यहाँ तक में। फिर क्या जो इस वर्ण व्यवस्था था इसको पूरे देश में माना गया, तो नहीं, इसको भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं कहीं नहीं माना गया था। याद रहे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर संधि है, पूरब जो उत्तर अगर संधि करिएगा तो पूर्वोत्तर बन जाएगा। भारत के उत्तर और पूरब का जो बीच का इलाका पड़ता है उसी को हम लोग पूर्वोत्तर कहते हैं। तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था को माना नहीं गया था। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा है, इसको आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते कि कौन अमीर था कौन गरीब था। बस मेन यहाँ पे आपका समझ में आया, हो जाएगा। स्पीड में लिखिए इसको। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का रचना हुआ। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना हुआ, और अथर्ववेद का रचना हुआ, और अथर्ववेद का रचना हुआ। इसी समय ब्राह्मणों ने, इसी समय ब्राह्मणों ने अर्थात पुरोहितों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। अर्थात पुरोहितों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। पहला लिखिए ब्राह्मण, पहला लिखिए ब्राह्मण, पहला लिखिए ब्राह्मण। इसमें लिखिए ये पूजा एवं यज्ञ करवाने का कार्य करते थे। ये ब्राह्मण में डैश दे करके लिखिए, ये पूजा एवं यज्ञ करवाने का कार्य करते थे। दूसरा लिखिए क्षत्रिय, क्षत्रिय, दूसरा लिखिए क्षत्रिय, इसमें डैश दे करके लिखिए ये युद्ध लड़ते थे, ये युद्ध लड़ते थे और अपने साम्राज्य की रक्षा करते थे। ये युद्ध लड़ते थे और अपने साम्राज्य की रक्षा करते थे। ये युद्ध लड़ते थे और अपने साम्राज्य की रक्षा करते थे। ये युद्ध लड़ते थे और अपने साम्राज्य की रक्षा करते थे। तीसरा लिखिए वैश्य, या फिर ऑब्लिक देकर के विष लिखिए। इसमें डैश देकर के लिखिए ये व्यापार एवं कृषि कार्य करते थे। ये व्यापार एवं कृषि कार्य करते थे। चौथा लिखिए शूद्र, चौथा लिखिए शूद्र, शूद्र में डैश देकर के लिखिए ये उपरोक्त तीनों वर्ण का सेवा करते थे। 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 हो गया। वर्ण, वर्ण, वर्ग और वर्ण में अंतर होता है। वर्ग पढ़ाए थे 12th में सोशियोलॉजी में। वर्ग मतलब जैसे कोई शिक्षक है तो वो एक वर्ग हो गया, डॉक्टर है तो डॉक्टर एक वर्ग हो गया, लेकिन वर्ण आपका ये हो जाएगा। स्टार देकर के नीचे लिखिए क्षत्रिय एवं वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था। स्टार देकर के लिख लीजिए क्षत्रिय एवं वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था। क्षत्रिय एवं वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था।
किंतु महिलाओं और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। किंतु महिलाओं और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। किंतु महिलाओं और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। फिर स्टार दीजिए। ब्राह्मणों के इस वर्ण व्यवस्था को स्टार दे करके लिखना है। ब्राह्मणों के इस वर्ण व्यवस्था को पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं माना गया था। ब्राह्मणों के इस वर्ण व्यवस्था को पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं माना गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं माना गया था। हो गया। एक स्टार और दे करके लिख लीजिए कि वर्ण का आधार जन्म होता था। वर्ण का आधार जन्म होता था। वर्ण का आधार जन्म होता था। अब इसको लिख लीजिए, एक स्टार दे करके लिख लीजिए समाज की स्थिति। सब हेडिंग दे करके लिखिए समाज की स्थिति। ब्राह्मण योद्धा डैश दे करके लिख दीजिए वैभवशाली। कृषक व्यापारी डैश दे करके लिख लीजिए धनवान। और शिल्पकार मछुआरा खाद्य संग्राहक डैश दे करके लिख लीजिए निर्धन। शिकारी भी आप लिख सकते हैं इसमें। हो गया। लिखें इसको। अगला हेडिंग दीजिए जनपद। इसको ध्यान से समझिएगा। तो जनपद का मतलब होता है जन बसने की जगह। जन मतलब होता है लोग। आप लोग सुने होंगे जन गण मन, तो जन मतलब होता है लोग। तो जनपद का अर्थ जन बसने की जगह होता है। कुछ समय के बाद 2500 साल पहले जो है ये जनपद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, जिसे महाजनपद कहा जाने लगा। और ये महाजनपद का एक राजधानी होता था, जिस राजधानी के ऊपर या फिर चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवार होते थे, ताकि शत्रु देश उस पर आक्रमण नहीं कर सके। और ये दीवार जो है वो मिट्टी बोलते हैं, ईंट का, लकड़ी का इत्यादि का बनाया जाता था। इसके साथ साथ जो राजा होते थे वो सेना भी रखते थे, और ये जो सेना होता था वो नियमित होता था, और नियमित इसको वेतन दिया जाता था। अस्थाई सेना होता था। ये बात याद रखिए। कैसे हम लोग बोलेंगे इसमें? तो जनपद का अर्थ जन बसने की जगह होता है। जनपद का अर्थ जन बसने की जगह होता है। समय बीतता गया और ये जनपद काफ़ी महत्वपूर्ण होता गया।
जिसे महाजनपद कहा जाने लगा। और ये महाजनपद का राजधानी जो है वो चारों ओर से किलाबंदी किया जाता था। किलाबंदी मतलब घेर दिया जाता था चारों ओर से, और ऊंचे ऊंचे दीवारों से इसको सुरक्षित किया जाता था ताकि दुश्मन देश इस पर आक्रमण नहीं कर सके। और जो राजा होते थे वो अपने साथ में अस्थाई सेना रखते थे और उसको नियमित वेतन देते थे। नियमित वेतन मतलब मंथली या फिर उसको ईयरली उसको क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। बात समझ में आया? देखिए, महाजनपद 16 होता है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जानकारी मिलते जाएगा। तो उसके लिए घबराना नहीं है कि आप कहीं पे सर्च किए महाजनपद, उसमें आपको दिख गया 16 महाजनपद, सबका राजधानी। तो ये सब हम खुद बताए, 12th क्लास में हम बता चुके हैं ये सारा चीज़। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको अभी इस हिसाब से पढ़ना है कि आपको कुछ नहीं आता है। आप बस ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता है, बस अभी आप जन्मे लिए हैं और 6 क्लास से आप पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे 6 से आप स्टार्ट किए ना, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, जब आपको 12th पढ़ा करके फेंकेंगे मतलब हटाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप जीके जीएस आपका कितना मजबूत हो गया है। ठीक है ना? इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है जिस चैप्टर में, आपको बस उतना ही पढ़ना है, उसके बाद आप देखिएगा आपका क्या हाल होता है। तो कैसे हम लोग इसमें बोलेंगे? तो जनपद में आपको बोलना है कि जनपद का अर्थ जन बसने की जगह होता है। समय बीतता गया और ये जनपद काफ़ी महत्वपूर्ण होता गया, जिसे महाजनपद कहा जाने लगा। और ये महाजनपद का एक राजधानी होता था जिसमें किलाबंदी किए होता था। ये किलाबंदी ऊंचे ऊंचे दीवारों से किया जाता था, जो अधिकांश लकड़ी और ईंटों से बनाया जाता था। ठीक है यहाँ तक में? और जो राजा होते थे वो सेना रखते थे, और ये जो सेना वो नियमित वेतन लेता था। आया समझ में? इसमें तो कुछ खास है नहीं, तो इसको आप लिखिए, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्टिव निकल रहा था कल के हिसाब से, इसलिए हमको ये टॉपिक करवाना पड़ा। लिखिए, जनपद का अर्थ जन बसने की जगह होता है। इन्वर्टेड कोमा में इसको लिख लीजिएगा, जन बसने की जगह। जनपद का अर्थ जन बसने की जगह होता है। जनपद का अर्थ जन बसने की जगह होता है। समय बीतता गया, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखिए, 2500 साल पहले ये जनपद काफ़ी महत्वपूर्ण हुए। 2500 साल पहले ये जनपद काफ़ी महत्वपूर्ण हुए। ये जनपद काफ़ी महत्वपूर्ण हुए, जिसे महाजनपद कहा गया। जिसे महाजनपद कहा गया। जिसे महाजनपद कहा गया। इसका एक राजधानी होता था। इसका एक राजधानी होता था जिसमें किलेबंदी किया हुआ होता था। 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 अर्थात ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरे होते थे। अर्थात ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरे होते थे, ताकि शत्रु देश इस पर आक्रमण ना कर सके। ताकि शत्रु देश इस पर आक्रमण ना कर सके। राजा स्वयं का सेना रखते थे और उसे नियमित वेतन भी देते थे। राजा स्वयं का सेना रखते थे जिससे शत्रु देश उस पर आक्रमण ना कर सके। राजा स्वयं का सेना रखते थे और उसे नियमित वेतन भी देते थे।
हो गया। इसको ध्यान से अब आगे समझिएगा कि आखिर जब वो वेतन दे रहा है, मतलब पैसा दे रहा है, तो वो पैसा आता कहाँ से होगा? तो पैसा जो आता था वो कर से आता था, मतलब लगान से आता था, टैक्स से आता था। तो टैक्स किससे किससे लिया जाता था उस समय? तो लगभग सभी से टैक्स लिया जाता था। जैसे जो किसान होता था उसको उसके उपज का 1/6 भाग सरकार को देना पड़ता था। 1/6 भाग का मतलब सीधा साधा समझिए लगभग 20%, लगभग, हालांकि 20% से भी कम होगा, लगभग 16-17% होगा, लेकिन लगभग आप समझिए 20% वो टैक्स के रूप में सरकार को देता था। 1/6 भाग उसका जितना भी उपज हुआ होगा किसान का, उसमें से 1/6 भाग जो है वो सरकार को, अब सरकार बोलते हैं राजा को, वो कर के रूप में देता था। दूसरा, जो व्यापारी लोग था जब वो वस्तु का खरीद बिक्री करता था तो उसमें भी वो कर देता था सरकार, मतलब राजा को। तीसरा, जो आखेटक लोग था, आखेटक मतलब जो शिकारी लोग था, वो जंगल से अगर किसी भी वस्तु को लाता था तो उसके बदले में भी वो राजा को क्या देता था? कर देता था। चौथा, जो शिल्पकार था, बुनकर था, श्रमिक था, किसी भी प्रकार का अगर वो काम कर रहा है नगर में, तो उसको कर के बदले में राजा के यहाँ जा करके अपना श्रम देना पड़ता था। जैसे कोई बुनकर है तो वो कर कहाँ से दे पाएगा? तो वो राजा के घर जा करके कुछ कला बना करके उसको दे दिया। जैसे कोई शिल्पकार है, राजा के जहाँ जा करके कुछ काम कर दिया तो वो उसका टैक्स हो जाता था, इसके बदले में इसको पैसा नहीं मिलता था। बात समझे? तो यहाँ पर से भी एक ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए इस टॉपिक को हमको कवर करना पड़ा। तो कर में हम लोग क्या लिखेंगे? कृषकों या कर निम्नलिखित तरीके से लिया जाता था। कर निम्नलिखित तरीके से लिया जाता था। पहला, कृषकों से उसके उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कृषकों मतलब किसानों से उसके उपज का 1/6 भाग लगान या कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा, जो व्यापारी लोग होते थे उसको वस्तु का खरीद बिक्री में भी कर देना पड़ता था। तीसरा, जो आखेटक लोग होते थे मतलब शिकारी लोग होते थे, वो जंगल से जब किसी वस्तु को लाते थे तो उसके बदले में भी कर देना पड़ता था। चौथा, शिल्पकार, बुनकर और श्रमिक को कर के बदले में अपना श्रम जो है वो राजा को देना पड़ता था। अर्थात राजमहल में जाकर के वो राजा के लिए क्या करता था? काम करता था। आया समझ में? हो जाएगा। लिखिए, पहला लिखिए, पहला लिखिए, कृषकों से कृषि उपज का 1/6 भाग, कृषकों से कृषि उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा लिखिए, व्यापारियों से वस्तुओं के खरीद बिक्री के लिए कर लगते थे। दूसरा लिखिए, व्यापारियों से, छूट गया, व्यापारियों से वस्तुओं के खरीद बिक्री के लिए कर लगते थे, मतलब व्यापारी को कर देना पड़ता था। तीसरा लिखिए, आखेटकों को भी जंगल से किसी प्रकार का वस्तु लाने के लिए भी कर देना होता था, किसी प्रकार का वस्तु लाने के लिए कर देना होता था। और चौथा लिखिए, शिल्पकार, बुनकर, श्रमिक इत्यादि कर के बदले अपना श्रम अर्थात राजा के यहाँ काम के लिए कुछ दिनों के लिए काम के लिए जाते थे।
कुछ दिनों के लिए काम के लिए जाते थे। अगला हेडिंग दीजिए मगध। चलिए देखिए, अगला है आपका मगध। तो मगध 16 महाजनपद में से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, जिसका कारण निम्नलिखित था। पहला कारण आपको क्या बोलना है, तो ये गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ था, जिससे यातायात का साधन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मगध हम यहाँ पे बना दिए, इसी एरिया में आपका मगध था। तो पहला कारण आपको बोलना है कि यह गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिस कारण से गंगा पता है कि आपको यहाँ पे बहती है इस प्रकार से, तो जिस कारण से इसमें यातायात का साधन काफ़ी ज़्यादा क्या था, अच्छा था, क्योंकि उस समय तो सड़क वड़क होता नहीं था। तो सबसे अच्छा यातायात का साधन कौन होता था, जल मार्ग होता था, इसलिए यहाँ पे इसका मजबूत होने का एक कारण यह भी था। दूसरा कि ये इसके आसपास का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा जंगल था और जंगल में काफ़ी हाथी रहता था, तो ये हाथी को पकड़ पकड़ के युद्ध के लिए कार्य करता था। हाथी को पकड़ पकड़ के, और आपको जो 12th में पढ़ा होगा महाजनपद के बारे में, उसमें भी बताए थे कि हाथी के लिए ही कौन आ गया था, सिकंदर आ गया था वहाँ से, तो इसको भी हाथी दिया था, ये याद है ना, मेगास्थनी जो आया था इसके दरबार में। तो जंगल में काफ़ी ज़्यादा हाथी था, जिस कारण से वो हाथी को पकड़ करके युद्ध में उसका प्रयोग करता था। आप लोग भी पढ़िएगा आगे। और अगला कि इसके आसपास का मिट्टी काफ़ी ज़्यादा क्या था, उपजाऊ था, जिससे यहाँ पे फसल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उपजता था। और इसी क्षेत्र में लोहा का भी खोज हुआ था, जिस कारण से युद्ध के हथियार और कृषि के लिए लोहा का प्रयोग स्टार्ट हो गया। क्योंकि हल से अगर आप किसी चीज़ को करिएगा तो हल से ज़्यादा बेस्ट कौन रहता है, लोहा। तो लोहा का जब आप औजार को प्रयोग करिएगा कृषि में तो ज़्यादा अच्छा कृषि होता है। मिट्टी लकड़ी से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़मीन के अंदर खोद सकते हैं, 1 हाथ 2 हाथ। लोहा रहता है तो उसका बात ही अलग होता है। तो 3 कारण आपको लगभग कम से कम इसमें लिखना है। क्या बोलेंगे हम लोग इसमें, फिर से समझिए। मगध काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था। मगध काफ़ी महाशक्तिशाली महाजनपद था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण बोलिएगा, यह महाजनपद गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के किनारे बसे होने के कारण यातायात का साधन काफ़ी अच्छा था, सुगम था। दूसरा, इसके आसपास का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा जंगल था, जिस कारण से उसमें जो हाथी मिलता था उसको पकड़ करके वो युद्ध के लिए प्रशिक्षित करते थे और युद्ध में उसका लाभ लेते थे। तीसरा, इसका मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, ठीक। और मगध का राजधानी कहाँ था, पहले राजगिरी था, जिसको आप लोग राजगीर के नाम से जानते हैं आज, और उसके बाद इसका राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना हुआ। तो ये बात को ख्याल रखिएगा। कौन कौन शासन किया था, वैसे शासन तो इस पे बहुत सारा शासक ने किया था, लेकिन आप नॉर्मल याद रखिए कि बिंबिसार, अजातशत्रु, या इसी को अजातशत्रु भी कहीं कहीं कहा जाता है, और महापद्मनंद इत्यादि ने इस पे क्या किया था, शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, सब मगध साम्राज्य पे ही शासन किया था। तो ये सब शासक के बारे में आपको पढ़ना है। 12th में जब हम लोग पहुंचेंगे तो डिटेल से पढ़ना है इसको, इसलिए हम बोलते हैं कि अभी एक दिन में खत्म हो रहा है ना एक चैप्टर। 12th का जब हम लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग 12th पढ़े उसको भूल जाइए, जो हम लोग पढ़ेंगे फिर से स्टार्ट करके NCERT बेस्ड, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। एक चैप्टर को ख़त्म करने में 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन ऐसे लग जाता है।
और लगभग याद रखिएगा कि 2300 साल पहले मैसिडोनिया का शासक सिकंदर ने मगध साम्राज्य पे आक्रमण करने का प्रयास किया था, किंतु आपको पता है कि यहाँ पे एक व्यास नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है यहाँ पे, और इसी में एक व्यास नदी यहाँ पे जुड़ता है इसका, सिंधु का सहायक नदी बताए थे 5 गो सिंधु का सहायक नदी कौन कौन था उत्तर से? सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और रावी, व्यास, व्यास तो छोड़ ही दिया आप लोग, व्यास। और पूरब से इधर पूरब से कौन कौन था? पूरब बोलते हैं। पश्चिम से कौन कौन था? काकू याद करवाया था ना, तो काबुल और कुरेम 2 नदी सहायक था इधर से, और इसी में से एक नदी इधर आपका कौन था व्यास। तो व्यास नदी से ही सिकंदर का सेना यहाँ से वापस लौट गया था मैसिडोनिया के लिए। बात समझ में आया? बस। और इसका राजधानी क्या क्या था? तो पहला आप लोग बोलिएगा राजगिरी, और दूसरा पाटलिपुत्र। पहले राजगिरी था, उसके बाद उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। अब कैसे बोलना है शुरू से, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे मगध काफ़ी शक्तिशाली महाशक्तिशाली जनपद था। मगध काफ़ी महाशक्तिशाली जनपद था। मगध काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण आपको बोलना है कि यह जनपद गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के किनारे बसा हुआ था, जिससे यातायात के साधन काफ़ी सुगम होते थे। दूसरा, इसके आसपास जंगल होने के कारण उसको पर्याप्त मात्रा में हाथी मिल जाता था, जिसको प्रशिक्षित करके वो ट्रेनिंग दे करके वो युद्ध में उसका प्रयोग करते थे। तीसरा, इसके आसपास का मिट्टी काफ़ी ज़्यादा क्या था? उपजाऊ था। ठीक है। इस जनपद पर या इस महाजनपद पर बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक इत्यादि कई शासकों ने क्या किया? शासन किया। और शुरुआत में इसका राजधानी राजगिरी था, किंतु बाद में इसको बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। इसके साथ 2700 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का शासक सिकंदर ने इस साम्राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु उसका सेना व्यास नदी से ही वापस लौट गया। ठीक है, हो जाएगा। भले सिकंदर ने पूरा विश्व को जीता हो, लेकिन भारत आते आते वो टे बोल गया था, यहीं पर से वो क्या हो गया? वापस लौट गया, व्यास नदी से वो वापस लौट गया था। ठीक है। क्या कारण? बहुत सारा था। एक तो वो लास्ट में आया था भारत की ओर, पहला कारण ये था। और उस समय जो शासक था वो धनानंद था। तो धनानंद काफ़ी शक्तिशाली शासक था, भले उसमें घमंड बहुत ज़्यादा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। तो और अफवाह भी फैल गया था कि जो व्यास नदी को टप करके इधर आता है वो मर जाता है, ऐसा अफवाह फैल गया था। तो एक कारण ये भी था, कई सारा कारण था। और काफ़ी थक भी गया था ये बेचारा, पूरा दुनिया से वो युद्ध लड़ रहा है। तो यहाँ पे आते आते उसका मन अब चूर हो गया था। उसका जो सेना था वो, कि सेना भी उसका कितना लड़ेगा, राजा थोड़े लड़ते हैं, लड़ता कौन है? सेना लड़ता है। सेना थक गया था, चूर हो गया था उसका सेना। वो भी सोचा कि कितना लड़ेंगे, अब चलो वापस लौट करके। तो वापस लौट गया था। भारत पे उसने आक्रमण नहीं किया था। लेकिन हाँ, उस समय अखंड भारत था, तो अफगानिस्तान सब भी भारत में ही आता था, तो वो सब एरिया को वो जीत लिया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत को भी उसने क्या किया था? जीत लिया था, क्योंकि भारत का हिस्सा पूरा था, अफगानिस्तान तक था। तो हम कह सकते हैं कि उसने भारत पे विजय प्राप्त कर लिया था, किंतु अभी के नक्शा के हिसाब से उसने भारत पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। हो जाएगा यहाँ तक में ना? लिखिए इसको। मगध काफ़ी शक्तिशाली, मगध काफ़ी शक्तिशाली, मगध काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था। मगध काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण लिखिए, यह महाजनपद गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास बसा हुआ था। जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण लिखिए, यह महाजनपद गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास बसा हुआ था। यह महाजनपद गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास बसा हुआ था, जिससे यातायात की सुविधा काफ़ी सुगम थी। सोन के आसपास बसा हुआ था, जिससे यातायात का साधन काफ़ी सुगम था। यातायात का साधन काफ़ी सुगम था। दूसरा कारण लिखिए, यातायात का साधन काफ़ी सुगम था। दूसरा कारण लिखिए, आसपास के क्षेत्र में घने जंगल होने के कारण, आसपास के क्षेत्र में घने जंगल होने के कारण वहाँ से घने जंगल होने के कारण वहाँ से हाथियों को पकड़कर
उन्हें प्रशिक्षित कर युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था। उन्हें प्रशिक्षित कर युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था। उन्हें प्रशिक्षित कर युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था। तीसरा लिखिए, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी। 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 अब लाइन चेंज करके लिखिए, इस महाजनपद पर बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, इस महाजनपद पर बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद इत्यादि अनेक शासकों ने शासन किया। इत्यादि अनेक शासकों ने शासन किया। इसका राजधानी पहले राजगिरी था और बाद में इसका राजधानी पहले राजगिरी था और बाद में पाटलिपुत्र हो गया। इस पर मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने आक्रमण भी करना चाहा, किंतु उसका सेना व्यास नदी से ही वापस लौट गया। इस महाजनपद पर मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने आक्रमण करना चाहा, किंतु उसका सेना व्यास नदी से ही वापस लौट गया। अगला लिखिए वज्जी। वज्जी लिखिए। दो महाजनपद के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, पहला मगध और दूसरा वज्जी। देखिए वज्जी जो है वो बिहार में ही पड़ता है। वैशाली आप लोग सुने होंगे बिहार जिला का। तो वज्जी का राजधानी वैशाली था। ध्यान से सुनिए पहले, वज्जी का राजधानी वैशाली था। यह एक गण या संघ था, याद रहे, यह एक गण या संघ था। गण मतलब लोगों का समूह, संघ मतलब संगठन था। हालांकि इसमें कई राजा होते थे, अलग अलग क्षेत्र में कई सारा राजा होता था। जैसे कि आप भारत क्या है, एक संघ है, राज्यों का संघ है, तो अलग अलग राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार से जो वज्जी था, जैसे मगध, वहाँ पे एक ही राजा होता था जो पूरा मगध पे शासन करेगा। किंतु जो वज्जी महाजनपद था वो संघ था, गण था, जहाँ पे कई सारे राजा होते थे। लेकिन जब भी कोई इस पे आक्रमण करता था या युद्ध के लिए चेतावनी देता था, तो ये सारे राजा आपस में मिल करके उसके साथ युद्ध लड़ते थे। ये बात याद रखिएगा। और इस पे अजातशत्रु ने भी आक्रमण करने का प्रयास किया था, चेष्टा रखा था कि हम इस पे आक्रमण करेंगे। और एक विशेष बात जो इसका चर्चा मिलता है वो दीर्घ निकाय से मिलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दीर्घ निकाय क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ है। जैसे हम लोग में रामायण महाभारत होता है ना, उसी प्रकार से उसमें भी एक प्रकार का ग्रंथ सारे होते हैं, उसी में से आपको पढ़ना है दीर्घ निकाय। बस खत्म हो गया। ये समझ में आया? कैसे बोलना है एक बार फिर से समझिए। वज्जी का राजधानी वैशाली था, ये गण या संघ था। वज्जी का राजधानी वैशाली था, ये गण या संघ था। इसमें कई राजा होते थे, किंतु इस पे जब भी कोई आक्रमण करता था या युद्ध की स्थिति में, वो सब आपस में मिल करके उस युद्ध का क्या करते थे, सामना करते थे। अजातशत्रु ने इस पे आक्रमण भी करना चाहा था। इसका वर्णन हमें दीर्घ निकाय से मिलता है। बस आया समझ में? लिखिए स्पीड में। वज्जी का राजधानी वैशाली
था, वज्जी का राजधानी वैशाली था, वज्जी का राजधानी वैशाली था, घड़ी में ना है, वज्जी का राजधानी वैशाली था, यह गण, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जो हम लिखे हैं, यह गण यह संघ था, ब्रैकेट में लिख लेना है आपको इसका हिंदी, यह गण यह संघ था, यह गण यह संघ था, इसमें कई राजा होते थे, इसमें कई राजा होते थे, किंतु युद्ध की स्थिति में सब आपस में मिलकर उसका सामना करते थे, किंतु युद्ध की स्थिति में सब आपस में मिलकर उसका सामना करते थे। अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण करने का भी चाहा था, अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण करना भी चाहा था, किंतु युद्ध में सभी शासक, युद्ध की स्थिति में सभी शासक एक साथ उसका सामना करते थे। अजातशत्रु ने उस पर आक्रमण करने का भी इच्छा जताया था या प्रयास किया था, जिसका चर्चा दीर्घ निकाय में मिलता है। अगला लिखिए एथेंस। मिलता है आपका इच्छा। देखिए अंतिम टॉपिक है एथेंस, इसको ध्यान से समझिएगा। एथेंस सबसे पहले अगर कहीं पे शासन व्यवस्था शुरू हुआ था वो एथेंस में ही शुरू हुआ था, याद रखिएगा। यूनान साइड में ये पड़ता है, यूरोपीय देश। एथेंस में ही सबसे पहले 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले एथेंस में ही शासन व्यवस्था शुरू हुआ था, जो लगभग 200 वर्षों तक चला था। ठीक है, एथेंस में ही सबसे पहले शासन व्यवस्था शुरू हुआ था, जो लगभग 200 वर्षों तक चला था। इसमें 30 वर्ष के बाद जब कोई व्यक्ति वहाँ पे काम कर लेता था सेना में, तब उसको पूर्ण नागरिकता का दर्जा मिलता था। याद रहे, किसको किसको नहीं देता था वो नागरिक अधिकार, तो 3-4 व्यक्ति को नहीं देता था। पहला तो महिलाओं को वो नहीं देता था नागरिक अधिकार, मतलब नागरिक को जो अधिकार मिला है वो महिलाओं को नहीं मिलता था। दूसरा, वहाँ एथेंस के जो खद्यान में कार्य करने वाले श्रमिक थे उसको भी नहीं देता था ये नागरिक अधिकार, और ना ही अगर कोई एथेंस में दूसरे जगह से काम करने के लिए आया है तो उसको भी वो नागरिक अधिकार नहीं देता था। ये कुछ 3-4 व्यक्ति की श्रेणी है जिसको नागरिक अधिकार एथेंस के लोग नहीं देते थे। और साल में लगभग 40 बार यहाँ पे सभा होता था, 40 बार यहाँ पे सभा होता था। सभा समझते हैं ना, मीटिंग होता था पूरा देश का, एथेंस का। बस यही आपका अंतिम टॉपिक था, लेसन आपका खत्म हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। 2500 साल पहले सबसे पहले एथेंस में ही शासन व्यवस्था शुरू हुआ था, जो लगभग 200 वर्षों तक चला था। लगभग 30 वर्षों तक सेना में काम करने के बाद उसको पूर्ण नागरिकता किसी भी मनुष्य को मिल जाता था, किंतु महिलाओं, एथेंस के खद्यानों में काम करने वाले व्यक्ति या श्रमिक और एथेंस में आए विदेशी शिल्पकार और श्रमिक को नागरिक अधिकार नहीं मिलता था। आया समझ में? लिखिए।